नमस्कार दोस्तों। इंडिया म्यांमार दोनों तैयार हो गए हैं म्यांमार के सीतवे पोर्ट को ऑपरेशन में लाने के लिए। अब म्यांमार का सीतवे पोर्ट और इंडिया का कोलकाता पोर्ट अब दोनों को कनेक्ट करके हमारे जो शिपमेंट्स हैं, हमारे जो गुड्स हैं, वो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये न्यूज़ क्यों है, क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। आइए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ये कुछ मेरे क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, फेसबुक आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम न्यूज़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए, इंडिया और म्यांमार दोनों एग्री हो गए हैं कि सीतवे पोर्ट जो कि म्यांमार के रखीन स्टेट में है, कौन है, सीतवे पोर्ट है। सीतवे पोर्ट को ऑपरेशन में लाना है कब तक, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 की स्टार्ट होते ही हमारा सीतवे पोर्ट ऑपरेशन में आ जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सीतवे पोर्ट होता क्या है, ये सीतवे पोर्ट क्या है और ये रखीन स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए ये देखिए, ये है सीतवे पोर्ट, ये है म्यांमार। म्यांमार में ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे एक सीतवे पोर्ट है, और ये है इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे है कोलकाता। अब ये कोलकाता से सीतवे पोर्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं वाया सी। ये बे ऑफ बंगाल से गुजरेगा। सीतवे पोर्ट को हम पलेटवा से कनेक्ट करेंगे, ये रिवर के थ्रू गुजरेगा, और फिर पलेटवा को हम मिजोरम से कनेक्ट कर रहे हैं, ये बाई रोड जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं, एक सी के थ्रू, एक रिवर के थ्रू और एक रोड के थ्रू। अब आपको समझ में आ गया कि सीतवे किधर है। सीतवे जो है ये म्यांमार में है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको बताया एक रखीन स्टेट, इसका भी मैंने नाम लिया। ये देखिए, रखीन स्टेट जो है म्यांमार का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ये सीतवे पोर्ट है, और ये है रखीन स्टेट। तो रखीन स्टेट में है ये सीतवे पोर्ट, और आप देख सकते हैं रखीन स्टेट बांग्लादेश से मिल रहा है, कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है दोनों के टच हो रहे हैं। और आपको पता है कि रखीन स्टेट में ही जो मुस्लिम्स, आपने सुना होगा रोहिंग्यास मुस्लिम्स के बारे में, ये माइनॉरिटी है म्यांमार में। तो आपने देखा होगा कि अराकन आर्मी रोहिंग्यास की और म्यांमार की जो डिफेंस आर्मी है, दोनों के बीच में स्ट्रगल चला था, जिसमें बहुत सारे रोहिंग्यास डिस्प्लेस हो गए थे। तो जब ये डिस्प्लेस होते हैं तो ये डायरेक्ट बांग्लादेश में भाग जाते हैं, या फिर ये डायरेक्ट इंडिया में भाग जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि रखीन स्टेट कहाँ है, सीतवे कहाँ है, बॉर्डर किससे कनेक्ट हो रहा है। इंडिया का रखीन स्टेट से बॉर्डर कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो आते हैं तो सी से आते हैं, लेकिन बांग्लादेश का और म्यांमार का जो रखीन स्टेट है वो लैंड बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इसलिए वो तुरंत बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं रिफ्यूज़ लेने के लिए। इतने हमें मैप पे क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ में देखते हैं आखिर इस न्यूज़ में था क्या। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, MM नरवणे, और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये दोनों 2 दिन के विजिट पे गए थे म्यांमार में। और इन्होंने किससे मिले, तो वहाँ की जो स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, और म्यांमार के जो आर्मी चीफ थे जनरल मीन आंग हिलांग, इनसे मुलाकात की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं उस मुलाकात में क्या हुआ और किस तरीके से डिस्कशंस हुए। तो ये जो डिस्कशन था, ये हमारे इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, सेम इसी तरीके से ये दोनों डेलीगेट्स भूटान में भी गए थे 2018 में। और ये एक सेंस भी बनता है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इट मेक्स सेंस ऑल्सो दैट इन म्यांमार ड्यू टू इट्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और रेफरेंस टू द रोल ऑफ द मिलिट्री एट द टॉप ऑफ द डिसीजन मेकिंग सेट्स अप इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर म्यांमार के कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ और वहाँ पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जाना एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि म्यांमार जो एक स्टेट है, वहाँ पे उसके जो आर्मी हैं, आर्मी का से बहुत ज़्यादा है डिसीजन मेकिंग में।
वो कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे चलेगी, उसके जो अफेयर्स हैं उसमें आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो गए हैं एज ए डेलीगेट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि ये रोल क्या था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ press release issued by the Ministry of External Affairs on Monday, the ongoing India-assisted infrastructure projects such as the Kaladan Multi-Modal Transit Project and Trilateral Highway were part of the bilateral discussions. They agreed to the work towards operationalizations of the Seatway port in the Rakhine state in the first quarter of 2021. ये यही कह रहा है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस रिलीज़ किया था जिससे ये बताया है कि ये 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में सीतवे पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जो कि रखीनी स्टेट में है। ये बात हुई है। 2010 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसे 2010 में स्टार्ट किया गया था एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट म्यांमार में। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, प्लस इसमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप करना था, रोड भी डेवलप करना था, जिसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 517.29 करोड़ थी। ठीक है, अब इस कालादन मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम देख लेते हैं आखिर ये है क्या। इट इज़ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स द स्टेट ऑफ मिजोरम विद द सीतवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। आपको जैसे मैंने दिखाया कि म्यांमार का जो सीतवे पोर्ट है उसे ये कनेक्ट कर रहा है मिजोरम से। अब इस प्रोजेक्ट में अगर इसका मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 चीज़ें हैं। एक तो पहले शिपिंग है, कोलकाता पोर्ट को सीतवे पोर्ट से कनेक्ट करने का। दूसरा ये है कि वहाँ पे सीतवे पोर्ट से एक कालादन रिवर फ्लो होती है पलेटवा तक, तो वहाँ तक जो रिवर से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया जा रहा है जो पलेटवा से डायरेक्ट सीतवे पोर्ट तक कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद पलेटवा से हम रोड से इसको रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं म्यांमार में, जो पलेटवा है वहाँ से मिजोरम हमारे इंडिया में। तो इसमें टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सब प्रोजेक्ट्स टोटल 3 हैं। इस तरीके से है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ ये हैं कि इंडिया और म्यांमार के बीच में रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन जिस स्टेट में रखीनी स्टेट में ये जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं वहाँ पे कई सारे टेरर आउटफिट्स हैं, रोहिंग्यास के ही टेरर आउटफिट्स हैं। वो ऐसे कई बार देखा गया है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे अटैक किए हैं, उन्होंने हमारे इंडियाज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किए हैं। तो उसी को देखते हुए इंडिया और म्यांमार ने एक जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सनराइज इस टेरर ग्रुप के खिलाफ किया था, जो कि कालादन प्रोजेक्ट को थ्रेटन कर रहा था। अब ये जो ऑपरेशन सनराइज किया था तो ये जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक था म्यांमार और इंडियन मिलिट्री के बीच में। किसके खिलाफ? अराकन आर्मी के खिलाफ। हालांकि इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन इंडियन आर्मी कई सारे अपने जो ट्रूप्स हैं उसका मोबिलाइजेशन किया, प्लस सर्विलेंस और इक्विपमेंट्स के सपोर्ट्स भी दिया म्यांमार को। मटेरियल सपोर्ट्स, मोरल सपोर्ट्स, सारा का सारा मिला म्यांमार को, जिससे कि लगभग 10 टेरर कैंप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड कर दिए गए इस ऑपरेशन में। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा, ऑपरेशन सनराइज। खैर, उसके बाद However, with the major part of the Kaladan project going through the Rakhine provinces, India's development assistance was largely concentrated in the volatile state. It is also part of the India's policy to walk a balanced path between the Myanmar and Bangladesh on the Rohingyas issue. अब जैसे कि आप रोहिंग्यास को देख रहे हैं, रोहिंग्यास रखीनी स्टेट में हैं। अब किस तरीके से इंडिया को इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू भी करना था और म्यांमार और बांग्लादेश इससे हर्ट भी ना हो, इस तरीके से इंडिया को अपने पाथ को लेके चलना था। तो इंडिया ने सिर्फ यही किया कि इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया बांग्लादेश को और मिलिट्री सपोर्ट दिया म्यांमार को, जिससे कि दोनों हर्ट भी नहीं हुए और हमारे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हो भी गया। हालांकि बांग्लादेश हैज़ बीन पुशिंग फॉर एन अर्ली रिपेट्रिएशन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्यास। अब देखिए 2017 में जो म्यांमार मिलिट्री के जो ऑपरेशंस थे उसमें कई सारे रोहिंग्यास के जो डिस्प्लेस रोहिंग्यास हुए हैं, कई सारे बांग्लादेश में चले गए हैं, कुछ इंडियाज़ में भी आए हैं। तो बांग्लादेश में बहुत सारे गए हैं, लगभग 5 लाख के आसपास बांग्लादेश में चले गए हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि जो रिफ्यूजी आए हैं उसके देश में वो वापस म्यांमार में जाएँ और पीसफुली वो शांति से रहें। तो इस पर भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हालांकि इसका भी सलूशन नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद है सभी देशों को कि जल्दी निकलेगा। खैर,
आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है, और इसको हम 3 पार्ट में समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। पहली इम्पोर्टेंस आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया जो है, जैसे कि आप देखेंगे तो इस तरीके से, अब ये वाला जो एरिया है ये इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे कहते हैं चिकन नेक। अब यहाँ पे बांग्लादेश है। अब आप देख सकते हैं अगर इन केस कभी बांग्लादेश से फाइट होता है तो बांग्लादेश हमारा ये ब्लॉक कर सकता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये इंडिया का जो मेनलैंड है, इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए जो कि एक स्ट्रेटजिक रूट होगी अपनी ट्रूप्स मोबिलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है कोलकाता पोर्ट से हमने डायरेक्ट सितवे पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ बांग्लादेश की इस जगह ज़रूरत अब नहीं है। इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि उस पोर्ट्स को कनेक्ट करना। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें म्यांमार से भी रिलेशंस इंप्रूव करने थे, उससे इकोनॉमिक रिलेशंस, उससे कमर्शियल रिलेशन, उससे स्ट्रेटजिक टाइज भी बढ़ाने थे। और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस चीज़ को बढ़ाने में, इस चीज़ को कंप्लीट करने में। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं हमें कई सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए। अगर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, अगर हम ये कनेक्ट करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को, मिजोरम को सितवे पोर्ट से, तो हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। इसीलिए इसकी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। और ये क्वेश्चंस में बहुत ही नेचुरल है कि क्वेश्चंस में पूछे भी जाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है इसकी चीज़। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। अगर बनता है तो ठीक है, आपको समझ में आया, नहीं बनता तो आप फिर से देखिएगा इस स्लाइड को, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही इंकरेज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।